1 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में एक खास महत्व रखता है। 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू हुआ था, जिसने रातों रात जमींदारों की संपत्ति को खत्म कर दिया और जोतने वालों को जमीन का मालिक बना दिया। लेकिन आज हम बात करेंगे एक नए नारे की, वन नेशन वन प्रॉपर्टी और वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हाल के समय में चर्चा में लाया गया है। क्या यह नया सिस्टम फिर से इतिहास को दोहराने की कोशिश है? क्या यह बहुसंख्यक समुदाय की संपत्ति को खतरे में डाल सकता है, जैसे कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं? आइए इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 को 1 जुलाई 1952 को लागू किया गया। इस कानून ने जमींदारों के अधिकार, शीर्षक और हितों को समाप्त कर दिया और उनकी जमीनें सरकारों को हस्तांतरित कर दी गई। इसका उद्देश्य था सामंती व्यवस्था को खत्म करना, जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिकाना हक देना और सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना। इसके प्रभाव से लगभग 2 करोड़ से ज्यादा किराएदार जमीन के मालिक बने और जमींदारों को मुआवजा दिया गया, लेकिन कई मायनों में यह बिल्कुल अपर्याप्त था। मित्रों, 1952 में जमींदार रात को सोए मालिक थे और सुबह जब उठे तो वो मजदूर बन गए। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने बिना ज्यादा नोटिफिकेशन या तैयारी के जमींदारों को कंगला कर दिया। सवाल यह है कि क्या आज का वन नेशन वन प्रॉपर्टी भी ऐसा ही कुछ करने की तैयारी तो नहीं? हाल के समय में वन नेशन वन प्रॉपर्टी या वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का जिक्र हुआ है। खासकर स्वामित्व योजना और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड नोटराइजेशन प्रोग्राम, जिसे DILRMP के तहत बताया जा रहा है। सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण करके संपत्ति कार्ड जारी करना है, ताकि ग्रामीणों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले और वे इसे वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग कर सकें। यानी कि जो हमारे दादालाई जमीन मकान ग्रामीण क्षेत्र में है, जिनकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, उनके स्वामित्व करने की और खरीद फरोख्त करने का एक सिस्टम शुरू हो सके। DILRMP के तहत प्रत्येक भूमि पार्सल को यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर UL पिन या जमीन का आधार नंबर देने की योजना है। सरकार का यह भी कहना है कि यह डिजिटल रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाएगा, संपत्ति विवाद कम करेगा और ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का उपयोग ऋण या अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए करने में मदद करेगा। इसका फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर है, जहां कई संपत्तियां बिना स्पष्ट मालिकाना हक के हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही। मित्रों, सरकार इसे विकास का कदम बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल एक डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम है या इसके पीछे कुछ और मंशा है? क्या यह 1952 की तरह एक और बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है, जो रातों रात लोग सोए मालिक थे और उठे मजदूर थे? मित्रों, जब वन नेशन वन प्रॉपर्टी का नारा पहली बार सामने आया तो सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि अगर इस नीति के तहत एक व्यक्ति को केवल एक मकान रखने की सीमा लागू हुई तो यह बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की संपत्ति को खतरे में डाल सकता है। खासकर बढ़ती आबादी वाले समुदायों जैसे कि मुस्लिम समुदाय को इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है, जिससे संपत्ति का असंतुलन हो सकता है। मित्रों, यह एक गंभीर बात समझने की जरूरत है। 1952 में जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, उस समय देश की मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए उस समय ज्यादातर जमीनें जो जमींदारों से ली गई थी वो हिंदू मजदूरों, पिछड़े वर्गों और दलित समुदाय जो हमारे गरीब समुदाय थे उनको मिली थी। यानी देश के गरीब तबके जो ज्यादातर हिंदू थे उनको उसका सीधा लाभ पहुंचा। लेकिन आज का परिदृश्य अलग है। अगर वन नेशन वन प्रॉपर्टी के तहत कोई ऐसी नीति आई जिसमें एक व्यक्ति को केवल एक मकान रखने की सीमा लागू हुई तो क्या होगा? इससे संबंधित कई बड़े बड़े सवाल हमारे सामने हैं, जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा। बढ़ती आबादी के कारण क्या यह संभव है कि
हिंदुओं की संपत्ति धीरे धीरे अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समुदाय के हाथों में चली जाएगी? क्या इससे देश का सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन बिगड़ सकता है? क्या हमारा देश, जो अपनी सनातन संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है, किसी और दिशा में शायद इस्लामिक प्रभाव की गर्त में चला जाए? आइए इन सवालों के विश्लेषण पर चलते हैं। मित्रों, 1952 में जमींदार रात को सोए मालिक थे और सुबह उठे तो मजदूर से भी बुरी हालत हो गई। उस समय जमीनें हिंदू गरीबों, दलितों और पिछड़ों को मिली थी, क्योंकि आबादी का अनुपात ऐसा था। लेकिन आज अगर वन नेशन वन प्रॉपर्टी लागू हुआ तो क्या गारंटी है कि यह संपत्ति का बंटवारा संतुलित रहेगा? अगर एक परिवार में 10 सदस्य हैं और प्रत्येक को एक एक मकान मिला, तो क्या यह नीति कुछ समुदाय को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी? मैंने पहले भी बताया कि कथित तौर पर आरएसएस ने पहले इस नीति को रुकवाया था, लेकिन अब वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के नाम पर फिर से यह चर्चा शुरू हुई है। क्या यह वही पुराना विचार है जो नए रूप में लाया जा रहा है? अभी तक वन नेशन वन प्रॉपर्टी को एक व्यक्ति एक मकान नीति के रूप में परिभाषित करने वाला कोई आधिकारिक सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह नाम अपने आप को स्वयं परिभाषित करता है, जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है एक राष्ट्र एक मकान। लेकिन सरकार का कहना है कि यह नारा स्वामित्व योजना और डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण संपत्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। आरएसएस के विरोध के बारे में कोई ठोस दस्तावेज इसलिए नहीं है क्योंकि यह सूत्र बताते हैं कि यह विरोध मौखिक रूप से किया गया था, लेकिन सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक चर्चाओं में इस तरह की चिंताएं सामने आई है। 1952 में जमींदारी उन्मूलन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस समय हिंदू गरीबों, दलितों और पिछड़ों को जमीनें मिली क्योंकि आबादी का अनुपात ऐसा ही था। लेकिन यदि आज अगर वन नेशन वन प्रॉपर्टी के तहत कोई भी गलत नीति लागू हुई तो क्या होगा? क्या हमारी संपत्ति, हमारी सनातन संस्कृति और हमारा सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ सकता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। मित्रों, यह समय है सतर्क रहने का। अगर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाया गया और उसे गलत तरीके से लागू किया गया तो संपत्ति विवाद बढ़ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति एक मकान की नीति लागू हुई तो यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संपत्ति के वितरण को प्रभावित कर सकता है। खासकर अगर आबादी के अनुपात के कारण संपत्ति असंतुलन हुआ तो यह सामाजिक तनाव को जन्म दे सकता है। मित्रों, 1952 में जमींदारों को सोचने तक का मौका नहीं मिला। आज हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी नीति हमारी संस्कृति, हमारे समुदाय और हमारे देश की संतुलन को नुकसान न पहुंचाए। हमें सरकार से पारदर्शिता की मांग करनी होगी। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के नियम और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा यह नीति किसी एक समुदाय या एक पक्ष के लिए तो नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति और सामाजिक संतुलन की रक्षा होनी चाहिए। मित्रों, 1 जुलाई 1952 का दिन हमें सिखाता है कि बड़े सुधार अच्छे इरादों से शुरू हो सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से लागू नहीं किए जाएं तो वो समाज में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। आज वन नेशन वन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नाम पर अगर कोई नीति आई तो हमें सतर्क रहना होगा। हमारी संपत्ति, हमारी संस्कृति और हमारा देश किसी भी गलत नीति की गर्त में ना चला जाए। आइए हम सब मिलकर जागरूक हों, सरकार से सवाल पूछें, पारदर्शिता मांगें और ये सुनिश्चित करें कि हमारा देश सनातन संस्कृति और सामाजिक संतुलन के साथ आगे बढ़े। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।